नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टारलाइट क्लासेस एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम आपको यूपी टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए गणित पेपर फर्स्ट से संबंधित ये हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है। आज का हमारा टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 28 नवंबर 2021 की परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न में कहा गया है कि यदि 15 मजदूर एक सड़क को 48 घंटे में बनाते हैं तो उसी काम को 30 घंटे में करने के लिए आवश्यक मजदूरों की संख्या कितनी होगी? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे ये हम यहाँ देख लेते हैं। देखिएगा, मजदूर यानी कि M1, हम मजदूर को M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। M1 मतलब हमारे पास कितने हैं? 15 है। ठीक है। टाइम को T से रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि समय कितना लग रहा है। T1 मतलब हमारे पास लग रहा है 48 घंटे। ठीक है। अच्छा, M2 यानी कि हमें मजदूरों की संख्या निकालनी है, कितने और मजदूर हमें चाहिए होंगे। ठीक है। T2 मतलब समय जो हमारे पास सेकंड जो समय है वो हमारा 30 घंटे लग रहा है। तो फॉर्मूला हुआ करता है कि M1 मल्टीप्लाई बाई T1 बराबर होता है M2 मल्टीप्लाई बाई कितना होता है? T2 होता है। ठीक है। देखिए M1 कितना है हमारा? M1 हमारा 15 है। ठीक है। T1 कितना है हमारा? T1 हमारा 48 है। इज इक्वल टू M2 जो कि हमें निकालना है, मल्टीप्लाई T2 मतलब जो हमें 30 दिया हुआ। तो यहाँ से मजदूरों की संख्या निकाल लेंगे, कितनी बन जाएगी? 15 कर देंगे, मल्टीप्लाई में कितना कर देंगे? 48 कर देंगे, डिवाइड में कितना कर देंगे? 30 कर देंगे, 30 कर देंगे। 15 से ये 30 दो बार चला जाएगा और 2 से 48 कितना हो जाएगा? इट मीन्स 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 चौका 8 हो जाएगा। तो M2 मतलब हमारे पास जो मजदूरों की संख्या वो कितनी हो गई? 24 हो गई। कितनी? तो मजदूरों की जो संख्या होगी, जो हमारे पास में क्या होगा, मजदूरों की जो संख्या हमें चाहिए, हमारे पास जो मजदूरों की संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी बी पार्ट आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाता है। बी पार्ट आपका राइट आंसर बन गया। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि वह न्यूनतम अंक x है जिसके लिए संख्या कौन सी है? 324 x 342 किससे विभाज्य है? 11 से विभाज्य हो। संख्या जो है किससे विभाज्य होनी चाहिए? 11 से विभाज्य होनी चाहिए। देखिए इसका रूल क्या होता है? 11 से विभाजित होने का रूल क्या है? संख्या जो दिखा रखी है, जो संख्या दे रखी है वो कितनी है भाई? 3 2 4। ठीक है। यहाँ पर x लिखा हुआ है, x लिख लेते हैं, 3 4 2 लिखा हुआ। अगर हम देखें इसके, हमें करना है कि सम ऑफ क्या है? ओड नंबर, यानी सम ऑफ ओड प्लेस कर लीजिए। हाँ, कितना? और सम ऑफ इवन प्लेस कर लीजिए। जैसे हम बात करते हैं 1 3 5 और 7। ठीक है। तो ये कितने? ये ओड प्लेसेस होगी। क्या होगी? ओड प्लेसेस होगी। ठीक है। यहाँ देखते हैं हमारे पास में ये 4 x और 2, ये किससे होगी? ये इवन प्लेस पर रखे हुए हैं, ये इवन प्लेस पर रखे हुए हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं? इट मीन्स सम ऑफ ओड प्लेस कर लेते हैं। सम ऑफ कितना कर दिया? ओड प्लेस कर लेते हैं। कितना बनेगा हमारे पास में? देखो 2 बनेगा, प्लस में कितना बनेगा? 3 बनेगा, फिर क्या बनेगा? 4 बनेगा, फिर क्या बनेगा? इट मीन्स 3 बनेगा। ठीक है। तो 2 3 5 4 9 3 कितना हो गया? 12 हो गया। ये तो सम ऑफ ओड प्लेस आ गया। ठीक है। अब हम कर देते हैं इट मीन्स सम ऑफ इवन प्लेस कर लेते हैं। इवन प्लेस का मतलब हमारे पास जो इवन प्लेस हैं कितने हैं? देखो 4 x और 2, तो 4 प्लस x प्लस 2 कर दें तो ये मतलब 6 प्लस x निकल के आ गया। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हमारे पास में अगर इनका जो डिफरेंस है, अंतर जो है, इट मीन्स जो डिफरेंस हमारे पास में किसका? सम ऑफ ओड प्लेस का और सम ऑफ इवन प्लेस का, वो या तो क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। यानी या तो 11 से कटना चाहिए या वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो डिफरेंस कर लेते हैं। देखो 6 प्लस x में से अगर हम 12 माइनस कर दें हैं तो
आंसर हमारा मिल जाएगा। लेकिन x क्या होना चाहिए, देखो x की वैल्यू अगर 6 रख दी जाए, यानी x के प्लेस पे अगर हमने 6 रख दें तो 6 + 6 कितना हो गया, में से 12 घटाओ तो कितना, 12 में से 12 गया तो कितना बचा, 0 बच गया जी। ठीक है, यानी x को अगर हम क्या रख दें, 6 रख दें तो ये 0 बन जाएगा, और 0 बन जाएगा तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा, यानी आंसर हमारा चला गया ए पार्ट के साथ में। इट मीन्स ए 6 इज योर राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 6 हमारा क्या आंसर बन गया। क्लियर हो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में ये, नंबर 3। क्या कहता है, ये कहता है कि ₹600 साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में ₹720 हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह धन कितना हो जाएगा। देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया था 28 नवंबर 2021 के पेपर को आपको हम करा दें। देखिएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो क्या से निकलता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से निकलता है। अमाउंट कितना है यहाँ पे, अमाउंट है 720 माइनस 600 घटा दो, कितना बन गया, ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया कितना, इसमें से घटा दे 120 निकल के आ गया, 120 निकल के आ गया। क्लियर। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, PRT/100 होता है। ये फॉर्मूला होता है PRT/100 कर दें तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन जाता है। अब ये तो बन गया 120, क्या बन गया, ये वाला तो 120 हो गया, 120 हमने निकाल लिया। ठीक है, इजिकल टू प्रिंसिपल कितना 600 ही है। ठीक है, रेट हमें भी पता नहीं है, समय पता है कितना, समय है 4 वर्ष, ये रहा 4 वर्ष टाइम है, 4 वर्ष रख दो जी, डिवाइड बाय कितना कर दो, 100 कर दो। ठीक है, अच्छा ये 100 की दोनों जीरो से कट गई। ठीक, आर क्या निकल के आया, आर निकला 120 को डिवाइड कर दिया 6 चौक 24 ने, तो 6 दूनी 12, 20 हो गया, 4 से काटा 5 बार कट गया, तो रेट कितना आ गया, रेट आ गया 5%। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अगला कोई पार्ट क्या कहता है कि ब्याज की दर को 2% बढ़ा दो। नहीं तो अब रेट कितना हो गया, रेट कितना हो गया, 5 + 2 कर दिया हमने, यानी अब रेट कितना हो गया, 7% हो गया। अब ये रेट जो है, रेट परसेंट जो है वो कितना हो गया, 7% हो गया। उस समय हमारा सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल तो हमारा वही रहेगा 600। ठीक है, और टाइम भी हमारा कितना रहेगा, वही 4 वर्ष रहेगा। लेकिन यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या बन गया, सिंपल इंटरेस्ट बोले PRT/100 600 गुना कितना हो गया, अब रेट कितना बन गया, 7% बन गया। ठीक है, समय कितना, वही 4 वर्ष बटे कितना हो गया, 100 हो गया, 100 हो गया हमारे पास, तो 100 से काट दिया, 6 बार कट गए तो कितना गया, 6 सत्ते 6/7/4 हो गया ना, 6 सत्ते 42 चौका निकाल दो, 42 चौका कितना 168 होता है, 168 आ गया। ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या निकालना, अमाउंट निकालना। ठीक है, अमाउंट का मतलब कितना हो गया भाई, अमाउंट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या कर देंगे, प्रिंसिपल जोड़ देंगे। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 168 मिला, प्रिंसिपल कितना था हमारा 600 था, 600 जोड़ दिया इसमें, तो 600 जोड़ देंगे कितना 768 हो जाएगा, ₹700 कितना हो गया, 768, 768 जो है ये क्या हो गया, ये हमारा अमाउंट निकल के आ गया, ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है, तो ₹768 बी पार्ट में चला गया, और बी पार्ट आपका जो है वो राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। चैनल आपका अपना है, स्टारलट क्लासेस एग्जाम स्टडी चैनल है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, ये कहता है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो हानि प्रतिशत निकालिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब ये हमें ये गया अनुपात 5 कितना है 4 है। तो लेट कर लेते हैं, जो हमारे पास में जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस जो है वो 5x है, जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 4x है। भाई यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भी कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से कितना हो गया, ज़्यादा हो गया। सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया, तो क्या बन गया हमारे पास, हम चले गए लॉस में। हमें क्या बन गया, लॉस बन गया। ठीक है, उस समय हमारे पास क्या होता है, अब लॉस निकालते कैसे हैं,
लॉस कैसे निकलेगा, लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो लॉस निकल आएगा। यानी कि यहाँ पर क्या बन गया, फिर 5x में से आप क्या कर दें, जो 4x माइनस कर दीजिए तो आंसर क्या मिल गया, x निकल के आ गया। यानी आपका जो लॉस था वो तो x निकल के आ गया। हमें क्या पूछा गया भाई, आपको क्या पूछा गया इसमें, हमसे पूछा गया कि आप इसमें क्या निकालिए, लॉस परसेंट निकालिए। क्या निकालिए, लॉस परसेंट कितना होगा ये निकालिएगा। तो क्या निकालिए, ठीक है जी, लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। कितना होता है भाई, कितना लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ अपन किस कॉस्ट प्राइस पे हुआ, इनटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। यही तो होता तरीका निकालने का, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ, x हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना था 5x पे हुआ, इनटू क्या कर दिया आपने 100 कर दिया। तो x से x कट गया, 5 से काट दिया, 20% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस परसेंट आपने निकाला तो कितना बन गया, 20% का लॉस हो गया जी, ठीक है। 20% कहाँ, ए पार्ट में चला गया, आंसर कहाँ चला गया, ए पार्ट पे 20% इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ये कहते हैं यदि किसी घन का विकर्ण जो है, इफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 8√3 एंड देन इट्स सरफेस एरिया इज, क्या होगा, यदि किसी घन का विकर्ण जो है 8√3 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, देखिएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो घन का विकर्ण होता है यानी कि डायगोनल ऑफ क्यूब की बात कर रहे हैं, इट मीन्स अगर हम डायगोनल ऑफ क्यूब की बात कर रहे हैं, क्यूब का डायगोनल जो है वो क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है √3a या a√3 कह लीजिए, √3a होता है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, डायगोनल ऑफ क्यूब यानी घन का विकर्ण दे रखा है 8√3 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इजकल टू कितना √3a होता है, ये फॉर्मूला होता है। इससे इसको काट दीजिए, a मतलब 8 सेंटीमीटर निकल के, a का मतलब क्या, भुजा है, साइड है हमारे पास में किसकी, क्यूब की, क्यूब की क्या है, भुजा है हमारे पास। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, ये क्या कहते हैं, ये कहता है घन का क्या निकालिए, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, क्या निकालिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब कितना हुआ भाई, आपका फॉर्मूला होता है 6a², क्या होता है 6a² होता है फॉर्मूला। तो 6 × a का मतलब कितना, 8 की पावर 2, 8 × 8 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया। 8 × 64 होता है, 6 × 64 आपने कर दिया तो कितना बन गया, 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना 384 आ गया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आपका आंसर आ जाता है। ये कितना बन गया आंसर, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर चला गया डी पार्ट के साथ में, और डी आपका बन गया राइट आंसर। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर 6 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक वृत्त में 120 डिग्री के खंड का क्षेत्रफल जो है वो 66/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास कितना होगा। देखिए ये इस प्रकार से खंड दिया हुआ है, यानी एक खंड जो 120 डिग्री का बना हुआ है, 120 डिग्री का बना हुआ है, टोटल कितना होता है, टोटल होता है 360 डिग्री। ठीक है, अगर इसको 120 से डिवाइड कर दे तो 120 इसको 3 बार काटेंगे, 3 खंड बन गए इसके, 3 खंड बन गए, मतलब अगर यहाँ से इसको मिला दे तो ये भी 120 का हो गया इस तरह से, ये भी 120 का हो गया इस तरह से, 3 खंड बन गए, यानी कि इसके 3 पार्ट हो गए। यानी 120 जो डिग्री के खंड का क्षेत्रफल जो होगा, यानी यहाँ से अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखने लगे भाई, जो हमारे पास में जो 3 पार्ट बन गए इसके, हाँ जो 3 पार्ट बन गए, तो इसका मतलब ये खंड 120 डिग्री का जो खंड है, 120 डिग्री का जो 120 डिग्री जो हमारे पास बना है कि खंड का जो क्षेत्रफल होगा, खंड का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो बराबर क्या होगा, 1/3 हो गया, किसका भाई, एक पार्ट को अगर मैं इसको निकालने लगूं, ये फर्स्ट एक पार्ट को, तो वो क्या है 1/, क्यों तिहाई हिस्सा हो गया ना, 1/3 हो, किसका हो गया, वृत्त के क्षेत्रफल का, किसके हो गया, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसका 1/3 हो जाएगा। ये समझ में आ गया, चलेगा। ये क्या है, 120 डिग्री खंड का क्षेत्रफल कितना, 66/7, ये क्वेश्चन में दे रखा है, इजिकल टू 1/3 गुना वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr² होता है, πr² होता है। चलिएगा, अच्छा पाई से मतलब कितना भाई, पाई का मतलब ये हम यहाँ क्या करते हैं भाई, 3 तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा 66 × 3/7 इजिकल टू पाई कितना 22/7 होता है, × r² हो जाएगा भाई, 7 से 7 कट गया। ठीक है, और वैसे काटना चाहें तो ये r² बड़ा कितना होगा, 66 × 3/22 बन जाएगा, और 22 से ये 3 बार कट जाएगा, तो यहाँ से r² बराबर 9 आ जाएगा, और r की वैल्यू आ गई कितनी, 3 सेंटीमीटर। भाई 9 का रूट करेंगे 3 आ जाएगा। हमें क्या नहीं, हमें तो डायमीटर निकालना, डायमीटर दुगुना ऑफ रेडियस होता है। ठीक है, दुगुना ऑफ 3 कर देंगे तो कितना बन गया, डायमीटर बन गया 6 सेंटीमीटर। यही क्या बन गया आपका
आंसर बन जाता। 6 सेंटीमीटर चलेगा डी पार्ट के साथ में और डी आपका राइट आंसर बन जाता। तो व्यास का पता चल गया कैसे निकाला गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अपने आप में दिखा रखा है। ये कहते हैं विनय एक घड़ी को 75 रुपये में बेचता है। विनय एक घड़ी को ₹75 में बेचता है, जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ होता है। अब देखिए कहते हैं कि उसकी लागत कीमत के बराबर उसको क्या होता है, प्रतिशत लाभ होता है। यानी कि जो लाभ प्रतिशत है वही कॉस्ट प्राइस है, ये मतलब हुआ। तो घड़ी की लागत मूल्य क्या होगी, चलिएगा कैसे सोल्व करेंगे इसको। तो क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि जो लाभ प्रतिशत यानी कि जो प्रॉफिट परसेंटेज है, यानी जो प्रॉफिट परसेंटेज हम कहते हैं कि जो लाभ प्रतिशत है वो क्या है, वो कॉस्ट प्राइस ही है और वो मान लिया हमने x। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला ये होता है कि जो अगर हम किसी का प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है भाई, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दो, ठीक है, में अपॉन क्या CP कर दो, इंटू 100 कर दो। ये हो गया ना, प्रॉफिट बटे CP इंटू 100, बातें ही हो गई। ठीक है, अब यहाँ कितना प्रॉफिट कितना है इसको 75 में बेचता है, तो क्या हुआ, फॉर्मूला रख दो भाई, x तो प्रॉफिट परसेंटेज तो x ही है हमारे पास, इज इक्वल टू कितना SP, कितना SP हो गया 75, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो ये रहा, ये हो गया सेलिंग प्राइस हो गया ना ये वाला, माइनस कितना हो गया 75 माइनस क्या, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है वही x। ठीक है, इसको ब्रैकेट ले लो, अपॉन x इंटू क्या कर दो 100 कर दो। अब ये इधर गया तो x स्क्वायर हो गया, x स्क्वायर हो गया भाई, ये तो कितना हो गया x स्क्वायर हो गया। इसके अंदर मल्टीप्लाई लगा दो, 7500 आ गया, माइनस का 100x आ गया, इसको इधर ले आओ, कितना बन गया कि x स्क्वायर में प्लस कर दो 100x, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा 7500 बराबर कितना का 0 हो गया। देख 75 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, देख तो तरीका ये होता है ना कि x स्क्वायर की जो कोफिशिएंट होता है उसका जो नंबर हमारे पास होता है ना उसको, यानी जो विदाउट x नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं और उसके ऐसे फैक्टर करते हैं जो हमारे पास x का कोफिशिएंट बना ले, यही तरीका होता है। तो देखो 75 100 है ना, 75 करके देख लेते पहले, तो कितना 15 बाई 75, 150 में से अगर आप 50 घटा दे तो 100 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस कितना हो गया भाई 150x में से क्या कर दें 50x घटा दें और माइनस 7500 ये है ही, तो बराबर 0 चल रहा है। इसमें से आप कॉमन ले लेंगे x, तो x प्लस 150 बन गया और माइनस इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे 50 ही ले लो। ठीक है, तो क्या बन गया x और ये प्लस हो जाएगा 150 बन जाएगा। ठीक है, बराबर कितना 0 हो गया। अब या तो x माइनस 50 बनेगा और या x प्लस 150 बनेगा। ठीक है, बराबर 0। तो या तो x की वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी, या x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 150 आएगी। ठीक है, तो माइनस को तो लेंगे नहीं, इसे तो लेंगे नहीं। ठीक है, इसे तो लेंगे नहीं, किसको लेंगे x इजकल टू 50 रुपये, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है, यानी कि जो क्रय मूल्य होगा, जो क्या होगा क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा ₹50 होगा। कितना हो गया ₹50 होगा। ये क्या बन गया आंसर बन गया। आंसर कहाँ चला गया डी पार्ट के साथ चला गया। डी कितना हो गया आपका राइट आंसर बन गया। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है हमारे पास में कि यदि a और b धन पूर्णांक संख्याओं को a से 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 4 और 5 प्राप्त हो, तब आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। यानी अगर धन पूर्णांक a और b है हमारे पास, संख्याओं को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 4 और 5 मिलता है आपको। देखो हम ये जानते हैं, हमारा रूल होता है, रूल क्या होता है कि जो भाजक होता है और ये भाज्य होता है, ये भागफल होता है, यानी ये डिविडेंट जो होता है इसको डिवाइजर क्या करता है, बट डिवाइड करता है, तो यहाँ क्वोशंट मिलता है, उसके बाद शेषफल यानी रिमाइंडर मिलता है। तो हम क्या करते हैं, बट डिवाइजर और क्वोशंट इनकी अगर दोनों की मल्टीप्लाई कर दें और उसमें रिमाइंडर जोड़ दें तो डिविडेंड मिल जाता है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। यानी कि अगर अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व कैसे करेंगे भाई, तरीका क्या बने हमारे पास में। ठीक है, तो भाई हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास दिखा रखा है कि भाई ये हमारा 6 है, ये किसको a को डिवाइड कर रहे हैं, r मिल रहा है, और इधर क्या प्राप्त हो रहा है इसको, उधर इसको 4 प्राप्त हो रहा है रिमाइंडर के रूप में। ये तो पहला केस हो गया, इस तरह का हमें मिल रहा है। दूसरे केस में क्या मिल रहा है कि भाई 6 है, ये b को डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारे पास q प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और इधर रिमाइंडर में हमें क्या मिल रहा है, ये 5 मिल रहा है।
इन दोनों को अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो हमारे पास a इजिकल टू क्या बना, a इजिकल टू बना 6r + 4, ये बना ना a इजिकल टू जो बना हमारे पास में। हाँ, उसके बाद में हम ये देखें तो b इजिकल टू क्या बनेगा, तो b इजिकल टू क्या 6q प्लस क्या बनेगा 5 बनेगा। ये दो चीज़ें बराबर हो गई, हाँ मिल गई। अच्छा, अगर हम इसका a स्क्वायर निकालें तो क्या निकलेगा 6r + 4 का स्क्वायर निकलेगा a स्क्वायर, यानी कि जो होगा a + b के होल स्क्वायर से खोल देंगे इसको, क्या होगा 6 × 36r स्क्वायर बनेगा, प्लस कितना बनेगा 4 चौक 16 बनेगा, प्लस कितना होगा 2ab बनेगा ना, 6 चौक 24 दूनी कितना होगा 48, कितना बनेगा 24 दूनी 48r बन जाएगा। 24 दूनी कितना होता है 48 होता है, तो 48 जो है वो r में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा 48r बन गया। ठीक है, ये तो a स्क्वायर की वैल्यू बन गई। अगर यहाँ से हम b स्क्वायर देखें तो b का मतलब कितना आ गया, 6q + 5 का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या प्राप्त होगा हमारे पास में, देखो क्या मिलेगा 6 का मतलब 36 हो जाएगा ना, तो 36q स्क्वायर हो गया, प्लस कितना होगा 25 हो गया, प्लस कितना होगा 6 × 5 = 30 दूनी कितना हो गया 60q हो गया, 60q हो गया। अब हमें करना है कि भाई हमें a स्क्वायर + b स्क्वायर को जोड़ना है, भाई हमें तो क्या करना है इनको जोड़ना है। अब जोड़ेंगे तो क्या होगा, देख हमारे पास में देखो यहाँ पर तो 36 और ये दोनों r में है ना, तो 36r स्क्वायर + 48r, ये नंबर तो अलग हो गया। ठीक है, ये 16 भी आएगा, 16 को भी बाद में लिखेंगे, प्लस b स्क्वायर में क्या क्या आएगा, देखो q वाले दोनों पार्ट ये सेम है ना, तो कितना 36q स्क्वायर प्लस कितना 60q ये हो गया, और इसमें प्लस में 16 इसका और 25 इसका, दोनों इनको अलग जोड़ दो। क्लियर, इन दोनों में से आप कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। अब इन दोनों में से कॉमन आप क्या ले, छोटे छोटा क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें से, भाई r कॉमन आ सकता है। ठीक है ना, r तो कॉमन आ जाएगा, तो 36r प्लस कितना बनेगा 48 बनेगा। ये बात क्लियर हो गई। इन दोनों में से आप मैक्सिमम q को कॉमन ले लें, तो 36q + 60 बनेगा। ठीक, ये बन गया प्लस, या क्या बन गया 41 41। अब देखो ये क्या है, ये 6 से डिविजिबल है, यस है, ये भी 6 से डिविजिबल है, यस। अब 41 को और देख लो, 41 को और देख लो, 41 को 6 से काटो, कितना बार कटेगा 6 × 36 बार कट गया, क्या बचा 5, तो शेषफल कितना बच गया, शेषफल कितना बच गया, जो शेषफल बचा वो कितना बचा 5 बचा, रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 5। क्लियर, आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, बी इज योर राइट आंसर बन जाता है। ठीक है, तो जो ये बी पार्ट है ये आपका क्या बन जाता है, राइट आंसर बन जाता है। भाई यही पूछा शेषफल क्या होगा, आंसर आ गया आपका कितना आ गया 5। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। ये कहते हैं यदि किसी वर्ग की भुजा 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, देखिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में, एक क्या होता है कि एक समबहुभुज में प्रतिशत वृद्धि अगर निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है कि x + y + xy/100, यानी जहां पर ये वर्ग है क्योंकि लंबाई चौड़ाई समान होगी तो x = y हो जाएगा, तो जहां y रखा हो वहां x रख देंगे, तो x + x प्लस में x डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, तो x में x जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, और x × x करेंगे तो x² / 100 हो जाएगा। यानी कि जो प्रतिशत वृद्धि है, यानी जो हमारे पास में प्रतिशत वृद्धि है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो प्रतिशत वृद्धि है वो क्या बन गई हमारे पास में, वो बन गई 2x + x² / 100 बन गई, ये बन गई। जहां x कितना है, x है 10%। क्लियर, तो x की जगह 10 रख दीजिएगा, तो 10 रखेंगे तो कितना बन गया 2 × 10 बन गया, प्लस कितना बन गया भाई 10 × 10/100 कर दें, तो 10 × 10 तो 100 ही होता है, तो 100 से 100 एक बार कट गया, कितना यहाँ से बना 20, यहाँ से बना 1, तो कितना बन गया प्रतिशत वृद्धि आ गई
21% की। कितनी आ गई? 21% आपका आंसर बन जाता है और ये चला गया बी पार्ट के साथ में और बी इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है 10वां क्वेश्चन कि मोहन की 5 वर्ष पूर्व उम्र जो है तथा 9 वर्ष बाद जो है उम्र का गुणनफल 15 है, तो मोहन का वर्तमान आयु बताइए कितना हुआ। भाई अगर हम ये लेट कर लें, भाई लेट कर लिया हमने, मान लिया कि मोहन की वर्तमान आयु जो है, ये जो मोहन है इसकी क्या वर्तमान आयु जो है, वर्तमान जो आयु है उसे हमने क्या मान लिया, उसे हमने भाई x मान लिया। अब 5 वर्ष पहले आयु कितनी होगी है? 5 वर्ष पहले जो मोहन की आयु होगी, 5 वर्ष पहले जो आयु होगी मोहन की वो कितनी रही होगी भाई? x में से 5 माइनस हुआ होगा। अब 9 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 9 वर्ष बाद अगर आयु की बात करें तो कितनी आयु रही होगी? 9 वर्ष बाद मतलब 9 प्लस हुआ होगा, x प्लस 9 आ गया होगा, इस प्रकार से आया होगा। अब इन दोनों की अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई x माइनस 5 और कितना x प्लस 9, ये दोनों हमारे पास क्या है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर किसके बराबर आ रहा है? 15 के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है? 15 के बराबर आ रहा है। क्लियर हुआ? यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये जो है 15 के इक्वल हमारे पास में आ रहा है। चलिए तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना बन गया जी? यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर बन गया, अगर इसकी मल्टीप्लाई करें प्लस में कितना 9x बन गया, ठीक है, माइनस कितना 5x बन गया और माइनस 45 बन जाएगा। 45 बन जाएगा और इजिकल टू 15 चल ही रहा है, चल रहा है ना? चलिएगा देखो कुछ करते हैं, ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का कितना हो गया 4x बन गया और ये 15 इधर आएगा माइनस 45, तो माइनस से कितना 60 हो गया बराबर 0। अब 60 की 1 में मल्टीप्लाई करो, ऐसा डिफरेंस करो जो हमारे पास क्या निकल के आ जाए भाई, 4 निकल के आ जाए, तो 10 जगह 60 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो गया, इट मीन्स 10x माइनस का 6x माइनस 60 बराबर 0। यानी क्वेश्चन को आपको बहुत खोल के समझा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में तो आप इसको बड़ी जल्दी कर लेंगे कहीं पर कैलकुलेशन, ये मैं आपको बिल्कुल स्लो समझा रहा हूँ कि भाई आपको हर एक स्टेप की जानकारी हो जाए कि भाई क्वेश्चन कैसे हुआ होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इतना खोल के समझाया जा रहा है। x प्लस 10 निकल के आ जाएगा, माइनस 6 कर देंगे तो यहाँ से भी x प्लस 10 निकल के आ जाएगा। अब आपके दो पार्ट बन गए कि या तो x प्लस 10 होगा या x माइनस 6 बराबर कितना होगा 0 होगा। तो या तो x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 10 आएगी, ठीक, या x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। क्या आएगी 6 आएगी। तो वर्तमान आयु जो है कितनी होनी चाहिए, पहले प्लस में तो होगी वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु जो हमने क्या मानी थी x मानी थी, ठीक है, वो कितनी आ गई, वो आ गई 6 वर्ष, ठीक है जी, 6 वर्ष आ गई भाई। यही बन गया आंसर आपका 6 वर्ष। ये चला गया डी पार्ट के साथ में। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, चलिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। कहते हैं वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब भाई आपको 0.00032 की पावर 0.6 दिया हुआ है। हाँ, क्या कहता है 0.00032 की पावर 0.6 दिखा रखी है। अगर इस पॉइंट को हटा दें, इस पॉइंट को हटा दें तो क्या बन जाएगा भाई, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 32 अपॉन, इसको हटाएंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद भी कितनी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ऊपर क्या कर लें भाई, इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 6 अपॉन क्या बन गया 10 बन गया। क्लियर हुआ। अच्छा, ये क्या है देखो, अगर इसको काटें तो 2 से 3 और 2 से 5 बार कट गया, ठीक है। अब क्या बना भाई, 32 को क्या लिख सकते हैं आप, 32 को लेंगे 2 की पावर 5 और ये कितना होगा 10 की पावर 5, ठीक है, 10 की पावर 5 और इसके ऊपर क्या आ गया 3/5। इसको कमांड लिख सकते हैं 2/10 की होल पावर कितनी बन गई 5 बन गया। ऊपर पहले से 3/5 लिखी हुई है तो 5 से 5 कट गया, कितना भाई 2/10 की पावर कितनी आ गई, कितनी आ गई 3 बन गया। 2/10 का मतलब क्या 0.2 की पावर कितनी 3 बन गई, यानी कि 0.2 की 3 बार मल्टीप्लाई, ये मतलब हुआ इसका।
बहुत खुल के समझा दिया आपको हमने। तो 0 पॉइंट कितने बार आएगा, 008। ठीक है, ये बन गया आंसर 0.008 आपका आंसर चला गया बी पार्ट के साथ में, और बी बन गया आपका राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है कि संख्याओं 5x9 327 2y8 का योग 1114 है, तो x का महत्तम संभव मान क्या होगा। देखिएगा किस प्रकार से सोल्व करेंगे। भाई 5 कह रहा है, x कह रहा है, 9 कह रहा है, फिर कहता है 3 2 7, फिर कहता है 2y और 8, और इसका आंसर बता रहा है कि 4 1 और 1 और 1, ऐसा कुछ आया होगा, ऐसा कुछ आया होगा। चलिएगा, अगर इसको नॉर्मल देखें तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो 9 + 7 + 8 करें तो कितना बन गया भाई, 24 बन गया। यानी 4 आया होगा तो 2 कैरी हुआ होगा, 2 क्या हुआ होगा, कैरी हुआ होगा। यानी 2 कहाँ गया होगा, 2 हमारे पास में यहाँ कैरी हुआ होगा। यानी मान ली 2 यहाँ कैरी हुआ होता, यहाँ 2 कैरी हो गया होगा, भाई यहाँ 24 आ गया था, 24 में से 2 कैरी ऊपर हो गया होगा। तो ये जो लाइन है ये क्या बनी होगी उस समय, ये क्या बनेगी कि x प्लस, भाई 2 तो कैरी वाला हो गया, प्लस x में कितना हो गया, 2 + y हो गया। तो ये लाइन क्या बनी होगी, x प्लस, ये क्या बनेगी, x प्लस जो हमारे पास, अब ये कैरी हुआ होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो 1 आया हुआ है वैल्यू, ये जो 1 यहाँ पर वैल्यू आया हुआ है, ये 1 नहीं होगा, ये 11 रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा भाई, x प्लस y जो है और प्लस 4 = क्या बना होगा, ये 11 बना होगा। 11 का यहाँ 1 रह गया तो कैरी आगे होगा, क्यों, 5 3 8 10 11 जाता ही बना होगा, जब यहाँ पर 11 आया हुआ, इस वाले केस पर 11 आया हुआ। तो x प्लस वाई क्या बना हमारे पास में, x प्लस वाई 11 - 4 हो गया, तो कितना बन गया, 7 4 11 होता है। यानी x प्लस वाई जो है वो कितना बन गया, 7 बन गया। अगर हम इस लाइन को देखें, किसको, x 2 और y को देखें, और यहाँ क्या बनता है, 1 बनता है, वो किस केस में बनेगा हमारे पास में, भाई जब इन दोनों का वैल्यू तो 7 बन गया। ठीक है, 2 ऊपर से कैरी आ गया, इन दोनों का वैल्यू तो 7 बन गया, 2 ऊपर से कैरी आ गया। ठीक है, और 2 और 2 मिलके 4 बन गया, तो 7 + 4 कितना होगा, 11, 11 का 1 आएगा, यहाँ पर 11 बनेगा तो यहाँ 1 आएगा। तो ये y क्या रहा होगा, उस समय y की जगह क्या रखी गई होगी, 0 रखी गई होगी। y अगर 0 रखा गया होगा तभी आपका ये जो लाइन है आपकी, यानी ये जो हमारा आपका इस तरह ये कॉलम जो है ये वाला, ये तभी फुल बैठा होगा जब यहाँ पर y को क्या रखा गया, 0 रखा गया। अगर y को 0 रखा गया है तो आंसर x की वैल्यू क्या आ गई, 7 है। वो महत्तम वैल्यू जो पूछ रहा था ये, वो क्या होगी, 7 होगी, और 7 चला जाएगा सी पार्ट के साथ में, और सी इज योर राइट आंसर। क्लियर हुआ। चलिएगा, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो 12वां कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहते हैं 0/-5। अब 0/-5 को क्या कहता है, को से सबसे बड़ी परिमेय संख्या है। परिमेय 0/-5 संख्या से बड़ी परिमेय संख्या, इन चारों में से इससे बड़ी परिमेय संख्या कौन सी है, भाई 0/-5 लिखा हुआ है। भाई आंसर तो 0 ही होगा। ठीक है, हाँ, हर 0 होने पर संख्या 0 हो जाती है वैसे तो। अच्छा, अब 0 से बड़ी कोई भी धनात्मक संख्या ले लो, कोई भी धनात्मक संख्या। अब इसमें धनात्मक संख्या, ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक, ये भी, ये बी पार्ट, -3/-8 कर दो तो माइनस से माइनस कट गया, 3/8 पॉजिटिव नंबर। तो क्या हो गया, धनात्मक संख्या कोई भी जो पॉजिटिव नंबर हो गया, धनात्मक संख्या, वो आपका आंसर बन जाएगी। तो बी पार्ट आपका आंसर बन गया। इतना सा क्वेश्चन था ये। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था एक्चुअली में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था। ये कहता है कि दो संख्याओं का लेस है और मैस है, यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 336 है, तो उन्हीं के बीच का अंतर कितना, 10 है। तो संख्याएं कौन सी होंगी, संख्याएं कौन सी होंगी। अब फॉर्मूला आप जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला है, मान लिया संख्या अगर x और y है तो x गुना y बराबर होता है संख्याओं का क्या, HCF है, और इनका LCM की मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है।
अच्छा, यहाँ से देखें तो हमारे पास में एक्स वाई बराबर कितना आ गया भाई, एलसीएम और एचसीएफ की बात है, उनका गुणनफल 336 दे रखा है। ये तो एक कंडीशन तो यही बन गई। एक डिफरेंस कहता है कि x माइनस वाई जो है वो कितना है, 10 दिखा रखा है। एक कंडीशन ये बन गई, समझ में आ गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कि भाई अगर x प्लस वाई का होल स्क्वायर करें तो x माइनस वाई के होल स्क्वायर में अगर आप कितना जोड़ दें, 4xy जोड़ दें तो ये x प्लस वाई के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो x प्लस वाई का जो स्क्वायर है वो कैसे निकलेगा भाई, ये कितना 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 बन जाएगा, प्लस 4 गुना कितना हो जाएंगे, 336 कर देंगे। अब क्या बनेगा भाई, 100 में हम क्या कर दें, 4 में 336 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1344 होता है ना, 1344 हो जाएगा। अब इसे जोड़ देंगे तो ये 1444 हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। यानी ये बन गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यानी x प्लस वाई निकालेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 1444 हो जाएगा। अब 1444 का रूट निकाल लेंगे तो कितना बनता है, 38 होता है, 38 होता है ना, हाँ, तो ये 38 बन के निकल आएगा। तो x प्लस वाई 38 आ गया भाई। जब x प्लस वाई जो है वो 38 है और x प्लस माइनस वाई जो है कितना 10 दिखा रखा है, दोनों को जोड़ दिया, एडिशन कर दिया, क्या कर दिया, एडिशन कर दिया, तो ये तो कट गए। तो 2x बराबर कितना आ गया, 48 निकल के आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 48 बटे 2 कर दीजिए, 2 से काट तो 24 बार कट गया, तो x की वैल्यू तो 24 आ गई। x की वैल्यू कहीं भी यूज़ कर लो, यहाँ यूज़ कर लो, तो y का नहीं, x प्लस वाई का आंसर कितना आ गया, 38 में से 24 घटा दो, कितना निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। ठीक है, तो आंसर कितना, 12 और 24 हो गया, 12 और 24 आपका क्या हो गया, आंसर बन गया। ठीक है, कहाँ चला गया, नहीं ये कितना बचेगा, 14 बचेगा, 12 नहीं बचेगा, 14 बचेगा, 14 बचेगा, 12 नहीं बचेगा, 14 और 24, ये 14 बचेगा ना, इसमें 8 में से 4 गया, 4 बचेगा, हाँ, 14 और 24 बचेगा। तो 14 और 24 आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। 14 कहाँ चला गया, ये रहा बी पार्ट आपका आंसर, 14 एंड 24। क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है 41 की पावर 61, सॉरी 4 की पावर 61 है, 4 की पावर 62 है, 63 है, 64 है, 65 है, किस संख्या से भाज्य होगा। अब देखो क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से कह दिया कि भाई हमारे पास में 4 की पावर 61 हो गई, फिर उसमें जोड़ दिया 4 की पावर 62 को, फिर उसमें जोड़ दिया 4 की पावर 63 को, फिर जोड़ दिया 4 की पावर 64 को, और फिर जोड़ दिया 4 की पावर 65 को। अब जब इसको जोड़ देंगे इस प्रकार से तो क्या मिलेगा, इसमें से अगर 4 की पावर 61 में कॉमन ले लूँ तो क्या एक बार तो ये रह गया, प्लस ये 4 की पावर कितना रह गया, एक ही रह गया ना, ये 4 की पावर कितना रह गया, 2 रह गया, अगला 4 की पावर कितना रह गया, 3 रह गया, अगला 4 की पावर कितना रह गया, 4 रह गया भाई। 61 62 63 64 65 है। ठीक है, तो कितना हो गया भाई, ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो एक आ गया, इसका कितना रह गया भाई, एक रह गया, यहाँ कितनी रहेगी, 2 हो गई। ठीक है, यहाँ कितनी, 3 है, आप कितनी, 4 जोड़ देते हैं भाई। 4 की पावर 61 तो बाहर है ही। ठीक है, ये क्या बन गया, 1 प्लस 4, 1 में 4 जोड़ा, प्लस 4 चौक कितना होगा, 16 हो गया। ठीक है, 4 की पावर 3 बार करेंगे 16, 64 हो गया, और 4 बार करेंगे तो 256 हो गया। 5 में 16 जोड़ा, 5 में 16 जोड़ा, और फिर 64 प्लस 1 2 तो 4 की पावर 61 कर दिया। ठीक है, इसमें क्या 16 5 कितना, 21 हो गया भाई, 21 हो गया, 64 हो गया, और 256 हो गया। ठीक है, इन सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो कितना 6 10 11 हो गया। ठीक है, 6 5 11 12 13 14 हो गया, 2 और 1 3, 341 आ गया, 341 आ गया हमारे पास में। ठीक है, 341 निकल के आ गया। अब 341 11 से विभाजित है या नहीं, 341 11 से कटता है या नहीं, 11 से काटा, 11 3 33 होता है, 1 34 बन गया। ठीक है, एक यहाँ से 11 से 11 बार एक बार कट गया, यस, 11 से 31 बार डिवाइड हो जाता है, तो ये 11 से क्या होगा, 11 से विभाजित क्या होगा, 11 से विभाजित होगा। ठीक है, ये भी संख्या है 11 से विभाजित हो जाएगी, कौन सी, ये संख्या किससे, 11 से विभाजित होगी, तो संख्या निकल के आ गई 11 भाई। 3 से 17 से 19 से कटेगा नहीं, 11 से कट जाएगा, आंसर आ गया 11। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है 3 57
पीएम की बात कर रहे हैं, से 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या समय था भाई, सॉरी 5 घंटे 58 मिनट। क्वेश्चन है कि 3:57 PM से 5 घंटे 58 मिनट, 5 घंटे 58 मिनट पहले क्या समय था, 5 घंटे 58 मिनट। देखो 5 घंटे 58 मिनट भाई, अगर 2 मिनट और जो तो 6 घंटे हो गए। ये पॉइंट कह रहा है कि हमें कह रखा है पहले पीएम की, 3:57 PM की बात कर रहा है पीएम। इससे से क्या करें, इससे 6 घंटे पहले निकाल लो, 6 घंटे, ये घटा दो 6 घंटे इसमें, 6 घंटे इसमें से 6 घंटे पहले की बात करें, पहले का मतलब ये पीएम में, वो एएम में निकलेगा, जिससे पहले का समय होगा, पहले का समय जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, या इसमें से आप क्या कर दो 6 घंटे घटा दो। अब 6 घंटे घटाते क्या होगा भाई, इससे पहले क्या रहा होगा, एक तरह से वो चीज़ कितने में, एएम में चली जाएगी, 9 घंटा 57 मिनट एएम में चली गई। अभी 6 घंटे की बात की हमने, और वो पूछ रहा है 5 कितना 58, 2 मिनट और जोड़ दो इसमें, 2 मिनट जोड़ने पे क्या बन जाएगा, 2 मिनट 57 कितना बन जाएगा, 57 का 59 बन जाएगा। तो समय क्या हो गया, वो समय क्या रहा होगा, 9 घंटे 59 मिनट रहा होगा, लेकिन वो एएम में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, एएम में कन्वर्ट हो गया। तो 9:59 एएम कहाँ चला गया, बी पार्ट, 9:59 एएम इज बी पार्ट इज योर राइट आंसर। पीएम में नहीं रहा होगा, एएम में आंसर निकलेगा। चलिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, 17वां क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास में कि नीचे दिया गया एक पाइप चार्ट है, उसमें एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में एक महीने में खर्च का विवरण दिया गया। यदि परिवार की कुल आय कितनी 35,000 है, तो ईंधन तथा भोजन पर कुल कितना खर्च हुआ होगा। देखो ईंधन तो ये रहा, ठीक है, और भोजन ये रहा, इनका योग कर लो दोनों का, इनको जोड़ लो दोनों को। किसको भाई, ईंधन जो है यानी कि फ्यूल जो है, ईंधन प्लस क्या कर दो भोजन, इनको क्या कर दो जोड़ दो, जोड़ देंगे तो 10 + 48 आ गया। 10 + 48 का मतलब कितना हो गया, 58% हो गया, 58% हो गया। ठीक है, तो कुल खर्चा कितना निकल के आ गया, कुल खर्चा जो होगा, कुल एक्सपेंडिचर कितना हो गया भाई, 58% जो है, 58% किस में से, 100 में से तो है, ठीक है, गुना कितना हो गया, टोटल कितना है 35,000, 35,000, 2 जीरो तो यहाँ से कट गए, कितना रह गया 58 गुना 350, इतने रुपीज़ आंसर आ गया। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, रुपीज़ आ जाएगा 20,300, आंसर खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट। 20,300 मतलब बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री एंड क्या हो सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ए गिवन एक्यूट एंगल्स, यानी कि दिए गए न्यून कोण के पूरक और संपूरक कोणों का अंतर चाहिए। भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यानी न्यून कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है। न्यून कोण को तो कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, क्या भाई 90 माइनस कोई भी, अगर मान लिया कोई एंगल हम x मान रहे, जैसे मैं ये मेरे पास में कोई, ये हमने कोई एंगल बना लिया इस तरह से, ये कोई हमने एंगल कह दिया इस तरह से, और इसमें ये x जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। ठीक है, ये एक x क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, ये वाला, ये कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अब सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, यानी वो कितना होगा भाई, वो होता है 180 माइनस x होता है, वो 180 माइनस x होता है। हमें इनका डिफरेंस चाहिए, अंतर चाहिए, इनका क्या चाहिए, अंतर चाहिए। मतलब 180 माइनस x में से हमें माइनस करना है 90 माइनस x। तो खोलो भाई, 180 माइनस x में से अगर हम 90 माइनस x करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये तो कट गया x से x, तो 180 में से 90 निकल के आ गया माइनस, तो क्या बन गया 90 डिग्री तो बचा, 90 डिग्री तो बचा, यही आंसर हो गया। ये पूछ रहा था
बी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर? पेपर आपको 28 नंबर 2021 से करा जा रहा है मैथ्स पेपर 1 के लिए। कक्षा 1 से 5 तक के जो पेपर आता है उसमें मैथ्स पेपर 1 का पेपर करा जा रहा है 28 नवंबर 2021 के लिए। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आपका अपना चैनल है स्टारलेट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो, ठीक है। यूपी टेट की तैयारी करा रहे हैं, ये क्लास 2 है, इससे पहले हमने क्लास 1 दी हुई है, ठीक है, उसको भी आप अपने चैनल में जाके, हमारे चैनल में जाके, जो भी हमारा कहे तो आपका ही चैनल अब जा, ठीक है, आप अपने चैनल में जाके इसको बिल्कुल देखिएगा। पहली क्लास बहुत अच्छी तरह से हमने उसमें एक पेपर सोल्व कराया हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहते हैं कितने समय में 16.2% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन 5/6 हो जाएगा? कितने समय में? चलिए सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। कैसे सोल्व करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 5/6 है प्रिंसिपल का, ये मतलब है इसका। रेट क्या दिखा रखी? ये देखा रेट दिखा रखी है पे 8% कितना है, और कितना हमारे पास में समय, ये हमसे पूछ रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? होता है PRT/100 होता है, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। और सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है? 5/6P, यानी 5P/6 कह लीजिए। PRT/100 की बात करें भाई, P तो पता है नहीं, P तो नॉर्मल से रेट पता है, 16 से ही 2/3%। 16 थी कितना? 48 से 2 50/3% हो गया, 50 बटे कितना आ गया? 3 निकल के आ गया है। समय कितना हमारे पास पूछ रहा है? नीचे कितना होता है? 100 होता है, ये तो होता है इस तरह से, ठीक है भाई। P से तो P कट जाएगा, 5/6 ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो कि भाई 5 में गुना 3 और गुना 100 आ गया। इधर से देखा तो 6 गुना 50 और इंटू T आ गया, और हमें समय निकालना है। तो कितना? 5 गुना 3 गुना 100 कर दें, और नीचे क्या कर दें? 6 गुना 50 कर दें, तो समय निकल आएगा। समय निकल आएगा आपके पास में। देखिएगा, हम अगर 50 से करें तो 50 दूना तो 100 होता है, 2 से 2 3 6 होता है, 3 से 3 कट गया, समय कितना निकल के आ गया? 5 वर्ष निकल के आ गया। कितना आ गया? 5 वर्ष निकल के आ गया। यही आपका आंसर बन गया। समय कहाँ चलेगा? 5 वर्ष। बी पार्ट आपका सही आंसर हो जाता है, बी पार्ट 5 ईयर्स। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां क्वेश्चन क्या कहता है? यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 3/4 से 63 कम है, संख्या बताइए क्या होगी? संख्या बताइए क्या होगी? देखिएगा, माना जो संख्या हमारे पास में है उसे हमने क्या मान लिया? संख्या को मान लिया x, ठीक है। अब 30%, संख्या का 30%, 30 से x/100 होता है संख्या का 30%, उसमें उसको क्या कहा गया? 3/4 यानी 3/4 ऑफ x में से 63 कम है, ये मतलब हुआ ना। यानी 30x/100 कर दिया यहाँ से हमने, और माइनस में 3x/4 कर दें तो इक्वल टू -63 बन जाएगा। ये क्वेश्चन बना। इसमें से अगर आप चाहें तो एक 0 काट भी सकते हैं ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा? 3x/10 बन जाएगा, और माइनस का 3x/4 बन जाएगा, इक्वल टू -63 हो गया। इसमें से अब इसका कितना? 10 चौक 40 एलसीएम आ गया। 10 से काटा 4 दियो कितना? 12x बन गए, ऊपर से तो 12x बन गई, माइनस से 10 बार काटा तो ये कितने बन गए? 30x बन गए, इक्वल टू माइनस का 63 बन गया। अब माइनस के बनने का मतलब क्या हुआ भाई? 30 और ये 12 18 बच गए, तो माइनस के 18x बराबर कितना बन गया? कितना बन गया? इट मीन्स इधर जाएगा तो माइनस के 63 गुना 40 हो जाएंगे। 63 गुना 40 हो गई भाई, माइनस से तो माइनस कट गया, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई भाई? 63 गुना 40 और बटे 18, 9 सते 63 और 9 दूना 18 और 2 दूना 20, तो x की वैल्यू कितनी होगी? 140 निकल के आ गई। 140 140 आपका आंसर बन गया। कहाँ चला गया? ए पार्ट के वो संख्या क्या है? वो 140 है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने आप में। हाँ, कहता है कि ₹10 यानी ₹10 दर्जन की दर से केले खरीद कर 12 रुपये के 10 केले की दर से बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा?
बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज इफ यू बाई बनानास एट द रेट ऑफ द 10 रुपीज डजन एंड सेल देम एट द रेट ऑफ 10 बनाना एट ₹10। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास रुपए हैं कितने 10, ठीक, तो आपने क्या किया कि उससे आपने क्या किया 12 केले क्या कर लिए भाई, खरीदे आपने 12 केले खरीद लिए। उस समय ये क्या चीज शो कर रहा है भाई, आप खरीद रहे हैं ना, तो कॉस्ट प्राइस शो कर रहा है। अब आपके पास रुपए हैं 12, ठीक है, तो आपने क्या किया 10 केले क्या कर दिए, 10 केले आपने क्या कर दिए बेच दिए, या 10 केले आपने बेचे, तो बेच दिया मतलब सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब उस समय अगर कॉस्ट प्राइस की बात की जाए, जब आपके पास ₹100 होता, 100 रुपीज़ होता, ठीक है, तो 100 रुपये में कितने आते, 100 रुपये में 120 केले आप क्या करते खरीद लेते हैं, खरीद लेते 120, खरीद लेते मतलब क्या करते भाई, आपका ये क्या बन जाता कॉस्ट प्राइस बन जाता। अब अगर बेचना होता तो रुपीस कितना होता 144 रुपये में, ठीक है, आप क्या करते कितने करते 120 केले बेच देते, 120 केले क्या करते हम बेच देते। यहाँ तक बात समझ में आ गई, 144 रुपये में 120 केले हम क्या करते बेच देते। वो सिस्टम समझा गया यहाँ पे कि भाई हमारे यहाँ पे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज निकला, जो प्रॉफिट परसेंटेज निकला वो कितना हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ भाई 144 रुपये में से हम क्या कर दें 100 रुपये घटा दें, बटे किसकी बात चल रही है 100 रुपये, और इनटू कितना हो गया 100। फॉर्मूला तो ये होता है ना SP माइनस CP अपॉन कितना CP इंटू 100 होता है। ये फॉर्मूला है कि भाई जब प्रॉफिट परसेंटेज निकाली जाती है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो फॉर्मूला SP माइनस CP यानी प्रॉफिट अपॉन किस कॉस्ट प्राइस पे करने इंटू 100 कर दें, तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल आता है। भाई 100 से तो 100 कट गया सीधा सीधा, 144 में से 100 घटा दीजिए तो कितना 44 आ गया। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो कितना हो गया, वो हमें 44% का होगा। क्लियर हुआ, यही आंसर निकलना था, निकल गया, बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है यदि आज 1 अप्रैल है, दिन बुधवार का है, यह एक अधिवर्ष है, नहीं लीप ईयर भी है, लीप ईयर भी है, आज से 3 वर्ष पश्चात, ठीक है, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। भाई लीप ईयर है तो इसका मतलब ये हुआ कि 365 दिन का ये साल रहा होगा, ठीक है, कौन सा है हमारे पास लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो इसका मतलब इसमें 366 हो गए, फिर तो 366 दिन रहे होंगे, 365 तो सामान्य में होता है ना, तो 366 रहे होंगे, 365 नहीं 366 रहे होंगे, लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, हाँ, तो 366 दिन रहे होंगे। अब पॉइंट ये होगा कि अगले 3 वर्ष तो कैसे होंगे, फिर सामान्य होंगे। अगर हम बात करते हैं अगले 3 वर्ष की बात करें, अगले 3 वर्ष की बात करें, तो ये अगले 3 वर्ष कैसे होंगे, बिल्कुल सामान्य वर्ष होंगे। कैसे होंगे, सामान्य वर्ष होंगे, अगले 3 वर्ष सामान्य होंगे। सप्ताह का दिन बुधवार से 3 दिन आगे होगा, तो सप्ताह का दिन क्या हुआ भाई 3 दिन आगे होगा ना, ठीक है। अब 3 दिन आगे का मतलब क्या, आज तो बुधवार है, कितना है ये कहता है भाई आज तो बुधवार है, बुधवार से 3 दिन आगे की बात कर रहे हैं, तो 3 दिन आगे कौन सा दिन आएगा, कौन आएगा, शनिवार आएगा ना, हाँ शनिवार आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। बस ये क्वेश्चन का आंसर था, शनिवार आपका क्या बन गया, आंसर बन गया। कहाँ चला गया, सैटरडे, सैटरडे इज योर राइट आंसर। क्लियर हुआ, चलिए, तो 3 वर्ष बाद उस दिन सप्ताह का दिन कौन सा होगा, इट मीन्स शनिवार होगा। क्लियर, आगे बढ़िएगा। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, मिसिंग नंबर इज द पैटर्न ऑफ 1, 5 to 10, और आगे कुछ ऐसा विलुप्तीकरण दिखा दिया इन्होंने कि इस प्रकार से आपको विलुप्त नंबर निकालना। भाई 1 दे दिया, 5 दे दिया, ठीक है, 2 दे दिया, 10 भी दे दिया, अब यहाँ पता नहीं क्या आएगा, ठीक है, डैश डैश में दिया ना, फिर क्या 15 दे दिया, फिर क्या दिया 4 दे दिया, फिर 20 दे दिया।
अब ये देखो 1 के बाद 2 आ रहा तो 1 प्लस होके आ रहा, ठीक है। ऐसे ही 5 के बाद 10 आ रहा है तो 5 प्लस होके आ रहा है। फिर क्या हो रहा, 10 के बाद में फिर यहाँ 15 आ रहा है तो 5 प्लस होके आ रहा है। 15 के बाद फिर यहाँ 20 आ रहा है तो 5 प्लस होके आ रहा है। तो 1 के पास अगर ये प्लस होकर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद भी 1 प्लस होके आएगा ना, यहाँ पे 1 प्लस होके आएगा। 2 के बाद 1 प्लस हो कितना आएगा, 3 आएगा। ऐसे 3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ क्या आना चाहिए, विलुप्त नंबर क्या होगा, 3 होगा। कहाँ गया, 3 नंबर होगा। बस इतनी सी बात पूछी गई थी, क्वेश्चन आंसर 3 में चला गया। आगे बढ़िएगा। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये कहता है यदि 2 वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के योग से कम हो तो दोनों वृत्त जो है वो अंतःस्पर्शी होंगे, बाह्य स्पर्शी होंगे, या प्रतिच्छेद करेंगे या अनावृत करेंगे। देखिएगा, अगर हम ये कहें भाई R2 में से R1 घटा दो, घटा दो, या R2 में R1 जोड़ दो, तो ये केस कहाँ बैठेगा, ये केस आएगा भाई ये तो डायमीटर बड़ा होगा, ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो दोनों वृत्त कहाँ करेंगे, दोनों में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। क्या करेंगे, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ये आपका आंसर बन जाएगा, प्रतिच्छेद करेंगे अगर हमारा ये केस बनता है तो क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, सी पार्ट, यानी दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये क्वेश्चन था छोटा सा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहते हैं यदि किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए, वर्ग का विकर्ण दुगना हो जाए, ठीक है। देखो हमने फिगर में समझा भी रखा आपको, तो क्वेश्चन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्वेश्चन में जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा भाई, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा, उतना ही होगा, या 8 गुना होगा। ये पूछ रहा है। अगर ये एक वर्ग है, ये क्या है, एक वर्ग है हमारे पास में, ठीक है। ये भी ये क्या वर्ग बन गया, वर्ग ही है ये भी एक तरह से। ये फिलहाल ए साइड का है, इसकी साइड ए है, इसकी साइड मान लिया हमने, अब एक्स मान ली, ठीक है। अगर ये साइड ए है तो इसका जो डायगोनल है, जिसको D1 कह रहे हैं, ये डायगोनल जो हमारा D1 है, ये √2a हो जाएगा। अगर इस केस में देखें तो इसका डायगोनल कितना होगा, ये कितना होगा, उस समय √2x होगा अगर नॉर्मल देखें। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है कि वो इसका दुगना होगा, 2√a होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कही जाएगी बातें, अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, जो डायमीटर डायगोनल जो होगा, ये जो डायगोनल, ये तो D1 हो गया, ये जो दूसरा डायगोनल होगा ये कितना होगा, यानी ये D2 डायगोनल जो है वो दुगना होगा D1 का, यानी कि 2√a होना चाहिए। देखिए हमने इसको y मान लिया तो हमारे हिसाब से डायगोनल कितना है, √2x है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई √2x जो है वो होगा, क्या होगा, दुगना ऑफ √2a के। एक्चुअल तो है लेकिन होना ये चाहिए, तो क्या होगा, √2 से √2 कट गया, तो x का आंसर कितना आ गया, दुगना ऑफ a निकल के आ गया। लेकिन अगर हम इसका एरिया निकालें, कौन से का, दूसरे वर्ग का, तो नया क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इट मीन्स भुजा की घात 2 होना चाहिए, क्योंकि इसकी भुजा तो हमने क्या मानी है, x मानी है। तो भुजा की घात 2 का मतलब कितना होगा, 2a की पावर 2 होनी चाहिए, यानी 4a² निकल गया है। तो नया क्षेत्रफल जो निकलेगा, वो कितना होगा, 4 गुना होगा, किसका, पहले वाले का। तो कितना आ गया, 4 गुना निकल के आ गया। इट मीन्स 4 गुने का मतलब हुआ कि बी पार्ट आपका सही आंसर बन जाएगा। 4 गुना 4 टाइम्स आपका आंसर निकल के आएगा। क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है, कोई संख्या अपने 20% से कितनी है, 60 अधिक है, तो संख्या बताइए कितनी होगी। अब उस संख्या को मान लो पहले कि भाई मान लिया हमारे पास में जो संख्या है, क्या मान लिया कि जो हमारे पास संख्या है वो कितनी है, वो x है, ठीक है। अब x का 20% निकालें तो कितना बनेगा भाई, x का 20% निकालें तो इससे काट दो, 5 बार कट जाएगा, यानी x/5 हो जाएगा। x का जो 20% लिया जाएगा वो कितना हो जाएगा, x का 20% x/5 होता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाइएगा, क्या कहता है भाई, x इज इक्वल टू क्या है,
x बटे 5 में क्या हुआ 60 जोड़ दीजिए, यानी x माइनस एक्स बटे 5 कर दें तो इजिकल टू 60 बन जाता है। तो क्या बन गया भाई, 5x में से x गया भाई, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा है, तो कितना बनेगा 4x बन गया। 4x बटे 5 बराबर कितना होगा 60 निकल के आ गया। यानी अगर आप x निकालें तो 60 गुना 5 बटे 4 कर दीजिए, 4 से 15 चौका 60 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, x की वैल्यू होगी 15 गुना 5, 15 में 75 होता है, 75 आपका क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75 निकल के आ जाती है, डी पार्ट आपका राइट आंसर बन गया था। ये कोई क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 28 नवंबर 2021 के पेपर में। अगला क्वेश्चन ये कहता है 27वां क्वेश्चन ये कहता है कि एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए, एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग, ये तो वृत्त हो गया जिसकी रेडियस जो है वो r होती है। ठीक है, इसकी साइड को हम a मान लें, ये भी a हो गई हमारे पास में, तो उस समय पूरा जो डायगोनल बैठेगा वो कितना होगा a√2 बन जाएगा, यानी पूरी साइड जो यहाँ से यहाँ तक वो a√2 बन जाएगी। उस समय हमारे पास में जो विकर्ण होगा, विकर्ण जो डायगोनल की बात कर रहे हैं, यानी जो हमारे पास में विकर्ण होगा वो कितना बन जाता है a√2 बन जाता है। अब इसके हिसाब से a√2 क्या है भाई, रेडियस है ना, रेडियस को जोड़ दीजिए हमारे पास, ये तो व्यास बन गया हमारे पास टोटल, तो ये कितना है दुगना ऑफ r है, यानी कि जो हमारे पास में a√2 है वो दुगना ऑफ r के बराबर है, ये बना हमारे पास में। तो a दुगना ऑफ r हमारे पास में बन जाता है, a इक्वल टू हमारे पास दुगना ऑफ r हो गया। यहाँ से अगर हम करूँ तो a√2 है ना ये, तो क्या अगर इसको √2 मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई r लिख सकते हैं ना, तो एक हमारे पास √2 कट जाएगा, तो जो साइड है वो दुगना √2 r निकल के आ गई। ये बात समझ में आ गई यहाँ तक। अच्छा, अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, यानी अगर हम यहाँ से वर्ग का क्षेत्रफल निकालें, क्षेत्रफल मतलब a की पावर 2 कर दें भाई, वर्ग हमारे पास में ये दिया हुआ, इसकी पावर 2 कर दें तो √2 r की पावर 2 हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आएगा, तो ये हमारे पास a जो स्क्वायर है वो कितना लगेगा 2r² निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, अगर इसका हम रेशो लें, अनुपात निकालें तो वो क्या होगा भाई, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का जो क्षेत्रफल है और जो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब πr² होता है, πr², और वर्ग का क्षेत्रफल कितना 2r²। तो इससे कट गया, ये क्या निकला अनुपात निकला π/2। क्या निकला अनुपात निकला π/2। अब ये जो आंसर बना, अब इसकी पढ़ लेते हैं क्या इसके अंदर दिखा रखा। ये कहता है कि वो इसके जो क्षेत्रफल कहता है एक वृत्त और उसके अंदर बनने वाले अधिकतम बड़े वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या बात पर डिपेंड करेगा। देखिएगा, वृत्त की त्रिज्या के समानुपाती होगा, वर्ग की भुजा के समानुपाती होगा, वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, लेकिन वृत्त पर निर्भर नहीं करेगा। क्या हुआ, वृत्त पे तो निर्भर नहीं करना ना। यहाँ का रेडियस लिखा आया नहीं आया, आंसर में कहीं रेडियस लिखा आया नहीं, तो नॉट डिपेंड अपॉन द सर्किल, वृत्त पर निर्भर नहीं होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 27। आगे बढ़ जाइए, आगे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। सही नहीं की बात कर रहा है, सही है नहीं, सही नहीं है कह रहा है, यानी कि द सम ऑफ द टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर, इन दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। ठीक है बात, चलो जी। ये कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होता है। चलो जी, अब कहता है कौन सा निम्नलिखित में कौन सही नहीं है की बात कर रहा है। ये तो सही है, कोई बात नहीं। इसको देख लो, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग एक प्राकृतिक संख्या होता है, ये बात भी सही है। लेकिन जब ये कहता है इस बात को, नंबर सी पार्ट में कहता है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय ही संख्या होगा। ठीक है, तो इसको करके देखते हैं जी, इसकी बात ये सही है क्या। देखो, हमने एक नंबर ले लिया ऐसे कि 4√5 ले लो और उसमें 2√5 और जोड़ दो, तो क्या आ गया
6√5 हो गया। ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर हुआ? लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई 2 माइनस का क्या कर दूँ, उसमें 2 माइनस का 5√2 लिख दूँ और इसमें 5√2 जोड़ दूँ, एक संख्या हो गई, एक ही संख्या हो गई। खोलेंगे तो ये दोनों कट गए, आंसर 2 मिल गया। ये तो एक परिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई? ये तो एक परिमेय संख्या बन गई। इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स सी पार्ट आपका इस अकॉर्डिंग कि नॉट ट्रू वाली बात में कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या ही होता है, इसलिए ये बात गलत है। इसके अकॉर्डिंग ये बात सही है, क्योंकि नहीं में आंसर पूछा गया था, तो आंसर सी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। क्लियर होगा? समझ में आ गया आप सभी को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? 29 में पूछा गया था कि संख्या 3070 के सर्वाधिक निकट 17 से पूरी तरह विभाजित होने वाली प्राकृतिक संख्या कौन सी है? भाई 17 से कटेगी संख्या कौन? 3070 को 17 से डिवाइड करो। करो जी। 17 से एक बार काटा, ये 17 आ गया। कितना बचा? 0 नीचे आ गया, तो 13 बच गया। 7 उतार लिया, कितना बचेगा? 17 8 चला देंगे, कितना हो गया? 136, 136 आ गया। एक बचा, ये 0 उतार लिया आपने। अब ये कहता है कि हमारे पास में 3070 के सर्वाधिक निकट की बात कर रहा है। निकट की बात कर रहा है, तो अगर हम यहाँ एक बार और चला दें, यहाँ 17 एक बार और चला दें, तो इसका मतलब माइनस करेंगे तो माइनस का 7 बनेगा। भाई चलेगा तो नहीं, लेकिन चला के देख रहे हैं कितना होता नंबर यहाँ पर जो चल जाता। यानी अगर इस 0 की जगह क्या होता? 7 होता, तो ये पूरा पूरा कट जाता। इसका मतलब अगर 3070 में हम 7 को जोड़ दें, ठीक है, तो 3077 बन जाता। तो वो संख्या जो होती वो कितनी होती? 3077 होती। तो ये 17 से पूरा पूरा कट जाता। आंसर आ गया सी पार्ट 3077। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ मेरे प्यारे साथियों? वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चैनल आपका अपना है, स्टार क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पे सेट कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। यदि 102.7 को p/q के न्यूनतम रूप में व्यक्त किया जाए तो q का मान क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि भाई 102.7 लिखा हुआ है, इसको अगर हटा दें तो नीचे बन गया 10, यानी आंसर p/q के रूप में लिखा जाए तो लिखा जाएगा 1027/10। तो q क्या हो गया? q क्या हो गया? q हो गया 10। ठीक है, तो क्या बन गया? q बन गया 10। तो 10 इज योर राइट आंसर बन जाता है। प्यारे साथियों, ये थे 30 क्वेश्चन जो 28 नवंबर 2021 में पूछे गए थे। तो आई होप दैट कि आपको जो हमने क्लास दी है, ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, और जो क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो समझाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है, ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा शेयर करें, और चैनल आपका अपना है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपको वीडियो में जो हमने पढ़ा है वो कैसा लगा, उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक अच्छी क्लास के साथ में। ठीक है, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू दोस्तों।